रवीश कुमार, यह एक ऐसा फैसला है जिसने गटर में बदल चुके गोदी मीडिया का सारा गंदा पानी सड़क पर ला दिया है। इंडिया गठबंधन ने 14 एंकरों के नाम सार्वजनिक किए हैं और कहा है कि गठबंधन के किसी भी दल का प्रवक्ता इनके नफरती कार्यक्रमों में नहीं जाएगा। यह बहिष्कार पूरे चैनल का नहीं है, केवल उन एंकरों का है और उनके कार्यक्रमों का, यानी उनके प्रवक्ता उन्हीं चैनलों के दूसरे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहेंगे। इंडिया गठबंधन ने जो प्रेस रिलीज जारी की है उसमें कारण स्पष्ट होने चाहिए थे ताकि पता चलता कि आखिर उनका गठबंधन इस फैसले पर क्यों पहुंचा। अलग अलग प्रवक्ताओं ने बयान दिए हैं मगर एक साथ एक जगह पर स्पष्टता से बात नहीं आ सकी। इसके पीछे यही कहा जा रहा है कि इन एंकरों ने नफरत फैलाने की सीमा पार कर दी है। आप और हम सभी जानते हैं कि इस देश में पत्रकारिता को कैसे बर्बाद कर दिया गया। इस पेशा में अब कोई नियम कानून नहीं बचा है, उसकी बुनियाद ही पूरी तरह से ध्वस्त कर दी गई है, बदल दी गई है, केवल दलदल बचा है। आपने एक बात नोट की होगी, जब यह लिस्ट आई तो इन एंकरों ने अपना बचाव पत्रकारिता के उन्हीं उसूलों के सहारे करना शुरू कर दिया जिन्हें कुचलने में इन्होंने जरा भी रहम नहीं की। जो लोग पत्रकारिता पर बेरहमी से हमला करते रहे, आज वही पत्रकारिता पर हमला का रोना रो रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिससे बताया जा सकता है कि 2014 के बाद से जब भी प्रेस और पत्रकारों पर हमला हुआ, इन एंकरों और इनके चैनलों ने पत्रकारों के बजाय हमला करने वाले दल और सरकार का साथ दिया। मोदी सरकार के दौर में पत्रकारों पर हमले के खिलाफ दिल्ली के प्रेस क्लब ने जितने प्रदर्शन किए, चाहे तो ये 14 एंकर बता सकते हैं कि वे कब इन प्रदर्शनों में हिस्सा लेने गए। जाने की बात आप छोड़ दीजिए, पत्रकारों के समर्थन में कब इन्होंने बोला। सवाल है कि क्या इंडिया गठबंधन को नफरत फैलाने वाले एंकरों और उनके कार्यक्रमों में प्रवक्ता भेजने से मना करना चाहिए था। अगर चैनल से लेकर एंकर तक नफरत फैलाने से बाज नहीं आते हैं तो आप बताइए उन्हें क्या करना चाहिए था। इंडिया गठबंधन के इस फैसले पर तीव्र प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। इस फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण से लेकर अभूतपूर्व कहा जा रहा है। यह वह देश है जहां सांप्रदायिक तनाव होने पर इंटरनेट बंद कर दिया जाता है और सांप्रदायिकता फैलाने के लिए गोदी चैनलों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह वीडियो लंबा होना ही है, इसलिए आपसे गुजारिश है कि समय निकालकर आखिर तक इसे देखिए, क्योंकि इस वीडियो का रेंज ब्रिटेन, रवांडा, कश्मीर से लेकर किसान आंदोलन और मोदी दौर के 10 साल के दौरान मीडिया के दमन तक जाता है। सबका आपस में गहरा संबंध है, इसलिए धीरज के साथ पूरा वीडियो देखिए। इस बहस में प्रवेश करने से पहले आपको यह समझना होगा कि हम मीडिया के जिस दौर की बात कर रहे हैं उसने पत्रकारिता के नाम पर केवल अपराध किया है और राजनीति के नाम पर अपराधियों को संरक्षण दिया है। हर दर्शक जानता है कि 2014 के बाद से भारत की पत्रकारिता नष्ट हो चुकी है। इसमें केवल मोदी मोदी चलता है, मोदी से सवाल तक नहीं पूछा जाता। जब भी जनता पूछना चाहती है, इन चैनलों पर एंटी मुस्लिम डिबेट चलने लगता है। जो पत्रकारिता का धर्म नहीं निभा सके वो धर्म की रक्षा के नाम पर पत्रकारिता को कुचलते रहे और एंटी मुस्लिम नफरत फैलाते रहे। यह सब अपवाद के तौर पर नहीं हुआ बल्कि हर दिन होता रहा। अगर आप इसे स्वीकार करते हैं तो फिर यह सवाल खुद से कीजिए कि आपको गटर में डूबा हुआ गोदी मीडिया चाहिए। Of course, I don't want to comment much about the press, but I think Lalu ji said it best. You're also in some ways restricted and chained, and India Alliance is working to free you from your chains. Thank you. अब आप समझ लीजिए कि जितनी पार्टियां एकजुट होकर के काम कर रही हैं, तो आप अच्छी तरह जान लीजिए कि अब इसी का नतीजा होगा कि अभी जो केंद्र में हैं अब वो हारेंगे, अब वो जाएंगे, ये पक्का जान लीजिए। और अभी आपको बताया गया कि कैसे मीडिया पर ही कब्जा कर लिया। कोई भी दूसरे की बात कम छपता है और ज्यादातर उन्हीं की बात छपते रहती। कितना काम पहले हुआ है, अलग अलग राज्यों ने कितना काम किया है, दूसरे पार्टियों ने, उसका कम छपता है। ये कम करते हैं और ज्यादा छपता रहता है।
तभी तो आप लोगों पर कब्जा न है जी, तब तो उपाय है। और जब एक बार उनसे मुक्ति मिलेगी तो आप सब प्रेस वाले आजाद होइएगा और जो आपको उचित लगेगा वही लिखिएगा और वही बोलिएगा। और ये बहुत जरूरी है। अगर प्रेस के लोग कुछ लिखते हैं, कहीं क्या काम हो रहा है, क्या ठीक नहीं हो रहा है, वो जब लिखते हैं तो उसका असर जनता पर कितना पड़ता है। और आजकल देख रहे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं और खाली उनका बड़ाई हो रहा है। इंडिया गठबंधन ने अचानक फैसला नहीं लिया। इन नफरती एंकरों और डिबेट शो को 10 साल का वक्त दिया है। 10 साल। 2014 में अगर ऐसा फैसला आता तो कहा जा सकता था कि विपक्ष ने सोचा समझा नहीं, लेकिन 10 साल तक देखने आजमाने के बाद विपक्ष को क्या करना चाहिए था। यह समस्या दूसरे देशों में भी आई है। उन्होंने जो किया उस पर इंडिया गठबंधन अभी पहुंचा भी नहीं है, बल्कि इंडिया गठबंधन के फैसले की आलोचना इस बात को लेकर भी हो रही है कि इसके गठबंधन की सरकारें उन्हीं चैनलों को खूब विज्ञापन दिए जा रही हैं जिसके दम पर ये नफरत फैला रहे हैं। यह भी एक आलोचना है कि किसी एक एंकर के शो में नहीं जाने से क्या हासिल होगा। असल दोषी तो चैनल हैं और चैनलों के मालिक हैं, उनके नाम लिए जाने चाहिए थे। आपको यह देखना चाहिए कि इंडिया के फैसले के विरोध में किसी चैनल ने, उनके अपने चैनल ने अपने एंकर और उसके कार्यक्रम का क्या बचाव किया है। कहा है कि उसमें नफरती बातें नहीं होती हैं। मैं एक उदाहरण से बताना चाहता हूं कि ऐसा करना उनके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। 14 एंकरों में एक नाम है अमन चोपड़ा का। क्या टीवी 18 ने अपने बयान में कहा है कि अमन की पत्रकारिता अमन के लिए हो रही है, नफरत के लिए नहीं हो रही है। मेवात नूह की सामुदायिक घटना पर 31 जुलाई को टीवी 18 चैनल के अमन चोपड़ा अपने कार्यक्रम में परमानेंट इलाज की बात करने लगे। ये ठीक उसी समय की बात है जब चलती एक्सप्रेस गाड़ी में आरपीएफ के जवान चेतन सिंह ने अपने सीनियर समेत 3 मुसलमानों को चिन्हित कर गोली मार दी थी। जब पत्रकार राहुल देव ने इस पर इन्हें टोका और याद दिलाया कि फाइनल सॉल्यूशन की बात नाजी जर्मनी में की गई थी, तब भी यह एंकर अपनी बात पर टिका रहा और साफ करता रहा कि परमानेंट इलाज से उसका इरादा वही है जिसकी बात राहुल देव कर रहे थे। क्या इस एंकर के शो में विपक्ष को जाना चाहिए? किसी को भी जाना चाहिए जहां उन शब्दों और प्रतीकों का इस्तेमाल होता है जो ऐतिहासिक रूप से नरसंहार से जुड़े हुए हैं। अगर आप केवल भाषा के हिसाब से इन चैनलों का विश्लेषण करेंगे तो डर लगना चाहिए। इंडिया गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने 3000 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा की। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मीडिया के इस नफरती अभियान पर बोलते रहे। तो क्या यह सवाल राहुल गांधी से नहीं बनता, उनकी पार्टी से नहीं बनता है कि आप इस नफरत को रोकने के लिए क्या करेंगे? या कैसे हो सकता है कि उस दल का नेता नफरत के खिलाफ पैदल चल रहा हो और उसके प्रवक्ता कुर्सी लगाकर नफरती डिबेट में हिस्सा ले रहे हों और उस डिबेट को मान्यता दे रहे हों? मगर इनके जो चैनल हैं ये भी नफरत फैलाने का काम करते हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। तो सवाल उठता है, क्योंकि ये नहीं कर रहे हैं। इनके पीछे जो शक्ति है, इनके पीछे जो शक्ति है वो कर रही है। सच तो यह है कि आलोचना विपक्ष के प्रवक्ताओं की होने लगी थी कि वे नफरत फैलाने वाले कार्यक्रमों में क्यों जाते हैं। अब जब उन्होंने कह दिया कि हम इन 14 पत्रकारों के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे तो यह पत्रकारिता पर हमला कैसे है? नफरत फैलाने वाले इन एंकरों का कई साल का रिकॉर्ड है, एक दिन की बात नहीं है। एक सवाल उठता है कि क्या सार्वजनिक रूप से नाम प्रकाशित करने चाहिए थे, इन्हें चुपचाप करना चाहिए था? मगर इससे क्या हासिल हो जाता? जनता को कारण पता चलना चाहिए था। अगर चुपचाप करते तो जनता को कारण पता नहीं चलता। बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे, अभिसार और रोहिणी सिंह का नाम लोकसभा में ले रहे थे, चीन से पैसा लेने के आरोप लगा रहे थे।
क्या उन्हें ऐसा करना चाहिए था? तमाम एजेंसियों से लैस सरकार से जुड़े सांसद इस तरह से पहचान कर रहे थे। क्या कभी ने अभिसार और रोहिणी की मानसिक स्थिति के बारे में सोचा? 14 में से कुछ एंकरों ने तो बाकायदा उस पर शो किया, नाम लेकर बिना सबूत आरोप लगाए। क्या तब इन 14 में से किसी ने कहा कि ऐसा करना पत्रकारिता पर हमला है? वे खुद भी तो पत्रकारिता पर हमला करते रहे हैं। विपक्ष ने एक सूची जारी की कि हम इनके कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, तो वह पत्रकारिता पर हमला बताया जा रहा है। उन एंकरों को कुछ भी बोलने से किसी ने नहीं रोका है, ना पुलिस की धमकी दी है, बस उनके बोलने का विरोध किया है और खुद को अलग किया है। कौन नहीं जानता कि इन चैनलों और एंकरों के पास भी एक सूची है कि किस किस को नहीं बुलाना है। ये खुद सेंसर करते हैं। अखबार अब कई विद्वानों के लेख नहीं छापते। 2014 के बाद ऐसे कई विद्वानों और जानकारों को चैनलों ने भी बुलाना बंद कर दिया जो पहले बुलाए जाते थे। कई विद्वानों ने खुद से इन डिबेट शो में जाना बंद कर दिया। यह उनका निजी फैसला है, मगर राजनीतिक दल चोरी छिपे ये काम क्यों करें? क्या एक गठबंधन निजी तौर पर फैसला ले सकता था? तब भी तो ये बात सामने आती, तो क्यों ना सूची ही जारी कर दी जाए। यही नहीं, 2022 में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी इस्लामिक विद्वानों और मौलानाओं से अपील की कि इस तरह के नफरती कार्यक्रमों में ना जाएं, इसे बढ़ावा ना दें। तो क्या नफरती कार्यक्रमों में नहीं जाना पत्रकारिता पर हमला है? वैसे इन चैनलों को आज भी और अभी भी विपक्ष की सरकारों से विज्ञापन मिल रहे हैं। अगर विपक्ष इनकी पत्रकारिता पर हमला कर रहा है, तो इन चैनलों ने आगे आकर क्यों नहीं कहा कि हम पत्रकारिता पर हमला करने वालों से एक नया पैसा विज्ञापन नहीं लेंगे? पत्रकारिता पर हमला करने वालों से ये विज्ञापन क्यों ले रहे हैं? क्यों नहीं मना कर रहे हैं? सवाल है कि क्या सांप्रदायिकता का विरोध करना पत्रकारिता पर हमला है? आज की तारीख में मीडिया सांप्रदायिकता का सबसे बड़ा फ्रंट है। गोदी मीडिया का जवाब तैयार करने में भारत का विपक्ष अभी भी कम साहसिक है। उसे बाकायदा अपनी हर सभाओं में, रैलियों में अखबार से लेकर चैनलों के बारे में जनता को बताना चाहिए। अखबार खोलकर दिखाना चाहिए कि कैसे सारे पन्नों पर केवल बीजेपी है, विपक्ष नहीं है। चैनलों को चलाकर रैलियों में दिखाया जाना चाहिए कि कैसे पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया गया, ताकि आप जनता की आवाज उसके जरिए सरकार तक ना पहुंचे। आखिर विपक्ष जनता के बीच क्यों नहीं जा रहा है? क्या जनता को मालूम नहीं कि ये सारे एंकर और चैनल केवल विपक्ष विरोधी नहीं हैं, जनता के भी विरोधी हैं? प्रवक्ता नहीं जाएंगे। जिस तरह से ये पहले भी एक तरफा कार्यक्रम करते थे, अब भी कर सकते हैं, बस इन्हें मुर्गा लड़ाने का मौका नहीं मिलेगा।